हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 8 चैप्टर 6 भगवान के डाकिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो इस पार्ट में जो है भगवान के डाकिए, मनुष्य के भी डाकिए होती हैं जो किसी भी पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ों को ले जाना भेजना होता है। लेकिन भगवान के भी डाकिए होते हैं जैसे पेड़ पौधे, पक्षियाँ, बादल। तो वैसे ही इसमें बताया गया है, बड़े अच्छे ढंग से इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसको लिखने वाले जो रामधारी सिंह हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है इसे। तो हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? तो स्पष्ट करना है कि भगवान के डाकिए कवि ने इसे क्यों बताया है। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसीलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, हमारे तक, हम मनुष्यों तक लाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इस तरीके से जो है पढ़ने वाले जो हैं, पेड़ हैं, पौधे, पानी हैं, ये सारी चीज़ें उसे बड़े आसानी से समझ लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार पक्षी है एक देश से दूसरे देश में वह चले जाते हैं और भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरीके से मनुष्य को भी इंसान और मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें भी पक्षियों से सीखना चाहिए। प्रश्न दो है जो इसमें है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी जो है यहाँ पे चिट्ठियों है को कौन कौन पढ़ पाते हैं? जैसे पक्षी और बादल जब लाते हैं तो उसे कौन कौन पढ़ पाते हैं? इसमें उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ पाते हैं, क्योंकि भगवान की लाई गई चीज़ें जो होती है वो प्रकृति ही पढ़ सकती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं उसे पढ़ने का काम भी जो पेड़ पौधे और पहाड़ ही कर पाते हैं। इसमें है प्रश्न दो है, किन पंक्तियों का भाव, जो भी पंक्तियां हैं इसका भाव स्पष्ट करना है। तो क है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी जो है प्रेम का संदेश, एकता का संदेश, सद्भाव का संदेश एक प्रदेश से दूसरे देश में वह भेजने का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी कहाँ से उड़ते उड़ते कहाँ चले जाते हैं, किस दूसरे राज्य में चले जाते हैं। बादल भी उड़ते उड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, वह एकता का संदेश बांटता है। उसी तरीके हमें भी करना चाहिए। ख है इसमें, प्रकृति जो है वह देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका उत्तर है, तो अभी हम उत्तर करेंगे इसका। यहाँ से उत्तर शुरू है। पहले का जो है ये है, पहला क है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल जो है भगवान के डाकिए हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, और एक महादेश एक देश से दूसरे देश वह बड़े आसानी से संदेश को ले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, क्योंकि भगवान का संदेशा तो भगवान की बनाई गई चीज़ें ही समझ सकती हैं। तो जो भी पक्षी बादल लाते हैं उसे समझने का काम जो है, उसे पढ़ने का काम जो है, वह पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ करते हैं। बाँचना मतलब उसे पढ़ना होता है। अगला है इसमें ख है, और एक देश का भाव, इसमें है एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप, जैसे बादल जो है वो भाप ही बनकर आते हैं, एक देश से दूसरे देश में हो जाते हैं और पानी बनकर वह वहाँ पे बरस जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि बादल होते हैं जो वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एक स्थान पर बादल बनते हैं तो उड़ते उड़ते कहीं और किसी और राज्य में चले जाते हैं, और जहाँ रुकते हैं वहाँ बारिश होने लगती है। उसी प्रकार से पक्षी भी होते हैं, कहीं और रहते हैं और उड़ते उड़ते किसी और जगह चले जाते हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है, बदलता जाता है, वैसे वैसे उसी हिसाब से वो अपना स्थान भी बदलते जाते हैं। पक्षी हैं, बादल हैं, पेड़ पौधे, हवाएं, ये सब कोई भेदभाव नहीं करती है, ये तो भेदभाव इंसान करता है। प्रश्न 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करना है।
इसमें बताया गया है कि एक धरती है वो दूसरे देश में सुगंध कैसे भेजती है। इसका उत्तर जो है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजने का काम करती है। सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजती है। पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर जो प्रेम है, जो प्यार है, जो सुगंध है, वो तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। इस प्रकार देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फूलों की सुगंध है, किसी राज्य में फूल खिले हैं, उसकी सुगंध है, तो हवा के माध्यम से वो उड़ेंगे। और जब उड़ते हैं तो उड़ने से जो पक्षियाँ उड़ती हैं, उनके पंखों के माध्यम से वह प्रेम, वह सुगंध, वह प्यार, वह उड़कर एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। मतलब हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, इसमें प्रश्न 6 है, पक्षियों और बादल को चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। जैसे पक्षी हैं, बादल हैं, तो इन्हें आप किस तरीके से देखना, मतलब कैसे देखेंगे। जो पक्षी है, बादल है, तो चिट्ठियों का आदान प्रदान का मतलब होता है लेन देन। पक्षियाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाती हैं, बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। उसी प्रकार से जो पक्षी हैं, पक्षी और बादल, उत्तर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं कि हमें किस प्रकार से मिलजुल कर रहना चाहिए। और जैसे पक्षियां हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, प्रेम सद्भाव बांटते हैं, उसी प्रकार से बादल भी है, बनता कहीं और है भाप से बादल, और उड़ते उड़ते कहीं और जाकर वर्षा कर देता है। तो उनमें प्रेम है, सद्भाव है, एकता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। प्रश्न 7 है इसमें, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां हमें क्या करना है, लिखना है। तो जो प्रेम का, जो सद्भाव का जो है, वो किस तरीके से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का काम करते हैं। तो इसमें है प्रश्न, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। इंटरनेट जो होते हैं वो हमारे इशारे पे हम जैसे चाहें वैसे चलाते हैं, लेकिन जो प्रकृति है प्रकृति के हिसाब से चलती है। जैसे इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं, बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। विज्ञान, साइंस, ये इंसान को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है। पक्षी जो अपना कार्य धीमे धीमे उड़ती रहती है। बादल भी धीरे धीरे उड़ता रहता है और किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे जगह पे जाके वर्षा कर देता है। किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है, स्पीड में जाता है। हम किसी से जब चाहें बात कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, और इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से अपने काम को बड़े तीव्रता से, बड़े तेजी से, स्पीड गति से हम कर सकते हैं। किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ जो है हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम, एकता का संदेश हमें देते हैं, हमें एकजुट कर रहने का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता, भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पक्षी, बादल एक संदेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं बिना भेदभाव किए, प्रेम से, सद्भाव से, उसी प्रकार से पूरे विश्व में हमें इंटरनेट के माध्यम से एकता, प्रेम, सद्भाव के संदेश को फैलाना चाहिए। प्रश्न 8 है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है। इस विषय पर 10 वाक्य लिखना है। उत्तर है, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। पहले के ज़माने में डाकिये के माध्यम से, पोस्टमैन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्रों को भेजा जाता था।
डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों को बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू थे, क्योंकि पहले लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे। इसीलिए लोग डाकिया आता, उसी से कहते भैया हमारा पत्र पढ़ दो, वो पढ़ देता, उसी से दो चार शब्द लिखवा भी लेते। जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके परिचित सभी जो हैं तब के लोग, और जैसे इसमें बताया गया ना कि जैसे किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके परिचित सभी तब के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही ज़्यादा है। तो डाकिया के माध्यम से हम रक्षाबंधन में राखी, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई न कोई अपनी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, कुछ कागज़, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डाकिये के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे भेजते हैं, पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से ज़माना आ गया है कि डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही है, कम नहीं हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम बड़े परिश्रम से, बड़े ही लगन से, ईमानदारी से अपने काम को संपन्न करता है। कौन? डाकिया। गर्मी हो या जाड़ा, बरसात का सामना करते हुए वह अपने समाज की सेवा करता है। जिस किसी की सामान आती है वह घर घर जाकर डाकिया पहुंचाता है। अगला है, इसमें मैं कविता का सारांश बता देती हूँ। पहला है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। इसमें है, अगला है, कवि यहाँ पक्षी और बादलों को भगवान के संदेश का वाहक मानता है, डाकिया मानता है। उनका कहना है कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में भगवान को जो डाकिये का जो संदेश है वाहक का काम करते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ समझते हैं। अपनी ध्वनि में सस्वर वाचन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपनी डालियाँ या पत्ते हिलाते हैं, पानी कलकल कलकल नाद करता है, पहाड़ प्रतिध्वनि के रूप में है। कवि का मानना है कि प्रकृति की भाषा प्रकृति ही आसानी से समझ सकती है। अगला है, इसमें हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें है, इस पंक्ति में देखिए, आंकना का मतलब होता है अनुमान लगाना। इसमें दिया है आंकना। जब हम किसी चीज़ को आंकते हैं तो वो क्या होता है कि अनुमान लगाते हैं। इसमें आंकते ही दिया ना, आंकते मतलब अनुमान लगाना। और इसके बाद है इसमें सौरभ। सौरभ का मतलब होता है खुशबू। सौरभ जो होता है वह, उसको सुगंध बोलते हैं, खुशबू बोलते हैं सौरभ। इसमें है अगला, ये सौरभ का मतलब खुशबू होता है। आगे है पंख तिरता है। तो ये पंक्तियाँ जो है भगवान के डाकिये नामक कविता से दी गई है। कवि श्री रामधारी सिंह इसके दिनकर जी जो इसके कवि हैं। इसमें दिया है, इस कविता के माध्यम से कवि प्राकृतिक एकता का वर्णन करता है, बादलों को भगवान का संदेश वाहक मानता है कवि, और एक देश की धरती अपने पास की खुशबू को बादलों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में भेजने का कार्य करती है। हवा में तैरते हुए सुगंध पक्षियों की पंखों पर छा जाता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर वह वर्षा करता है। अपनी संपत्ति दूसरों में बांटने में वह सुख का अनुभव करता है। भगवान के डाकिये पक्षी और बादलों द्वारा मिला हुआ संदेश है। प्राकृतिक संपदा को सभी को मिलकर बांट लें। इसमें यही कहने का तात्पर्य है कि जो कवि है वह कहना चाहता है कि पक्षी बादलों तो भगवान के डाकिये हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे
भगवान का जो संदेशा है वो पहुंचाते हैं। उनकी भाषा हम नहीं समझते हैं, लेकिन प्रकृति समझती है, पेड़ पौधे पहाड़ पानी समझते हैं और उनके माध्यम से वह संदेशा भेजते हैं। और फूलों की जो सुगंध होती है वो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कार्य जो पक्षियों की पंखों पर वह तैरते हुए दूसरे स्थानों पे बिना भेदभाव किए ही वह पहुंचा देते हैं। और इस कविता के माध्यम से यह हमें संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जो दुख सुख है, जो हमारे सुख हैं, जो हमारे सद्भाव है, प्रेम है, वो हमें एक दूसरे से बांटना चाहिए, एक दूसरे से करना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के और विश्व में यह प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किस तरीके से हम भी अपने देश की गौरव को बढ़ा सकते हैं, प्रकृति को हम अधिक से अधिक लगा सकते हैं और अपने एकता को भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि एकता की संस्कृति मिलजुल कर सद्भाव प्रेम से रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।